तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जरा बताओ जल्दी से। तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी से पहले हमें क्या करना पड़ा, जो यस तो जितने भी कंपनी हमारे ओपन है सबसे पहले सबको शट करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे। तो यहाँ से हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, जो जो डिटेल हमें प्रोवाइड करनी है वो सारी डिटेल हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम सेव कर लेंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है आई थिंक। या तो कंपनी नेम में क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ। योर नेम फॉलोड बाय योर एग्जामिनेशन रोल नंबर। ओके, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे ही कंपनी बनाने के लिए बोला जाता है। तो अब मेरा ना तो कोई रोल नंबर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के नेम से ही मैं कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना नेम और रोल नंबर वहाँ पे बना लेना। वैसे एग्जाम में एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होता है जो अभी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब वो आप एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो वो आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर अलॉट होंगे, तो वही एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको प्रोवाइड करना होता है। तो अभी आप लोग अपने कॉलेज वाला ही वहाँ पे फीड कर लो। स्टेट में स्टेट कंपलसरी होता है क्या बेटा? इज इट कंपलसरी टू सेलेक्ट स्टेट? यस इट इज कंपलसरी। तो कोई सा भी स्टेट ले लेना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेना, अदरवाइज फिर अपने मर्जी से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। ओके, वैसे अभी हमारे यहाँ पे तो कोई काम नहीं है स्टेट का, लेकिन अभी तो जीएसटी तो कंपलसरी हो गया है। कंपलसरी मीन्स अभी तो जीएसटी भी फॉलो कर रहे हैं, और जब हम मीडियम स्मॉल स्केल वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी नंबर वो लेते ही हैं। तो इसलिए जीएसटी के आने के बाद ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे फिर आईजीएसटी और सीजीएसटी एनजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। दैट्स व्हाई बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि पहले भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जो वैट था, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज था वैट का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें दिखा लेता था कि कितने परसेंट वैट कैलकुलेट करना है हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो पहले भी कंपलसरी था, अब भी कंपलसरी है। कंट्री आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले जो कि सिलेक्ट करना पड़ता था हमें पुराने वाले वर्जन में। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग क्या होगा हमारा? 2017। क्यों 2017 होगा? बिकॉज इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन कि वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। ओके, तो 17-18 का मतलब 1 अप्रैल 2017 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, और क्या 18 तक ये कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग पीरियड हमें लिखना है, बिगिनिंग डेट लिखनी है। तो 17-18 का बिगिनिंग पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल 2017 यही होगा। एंडिंग ईयर में लिखने की जरूरत नहीं होती है, टैली ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेता है कि कब ये क्लोज होगा। तो क्लोजिंग ईयर कहीं भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको हमेशा ओपनिंग ईयर प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और जो भी हम डिस्कस करेंगे सब में फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों सेम ही होंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? सो बोथ विल बी सेम इन दिस केस, ऑल्दो इट may vary फॉर डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आते नहीं है हमारे एग्जाम में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमेशा यहाँ पे सेम रहेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ये वेरी करते हैं। द कंपनी इफ द कंपनी इज न्यू, अगर कोई भी कंपनी न्यू क्रिएट हुई है, जो न्यू एग्जिस्टेंस में आई है, एनी कंपनी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो हमें वो डेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है कि उस कंपनी की
बुक में रिकॉर्ड या फिर जो ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होना कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमें बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हमें लिखना होता है। तो ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए हैं। जिन बच्चों की क्लासेस छूटी हुई है या फिर जो नए बच्चे आए हुए हैं, वो जाकर यूट्यूब पर वो सारे लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, जो मैंने टैली प्राइम के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, उसमें कई सारे लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसमें ज्यादा लेक्चर्स हैं। तो वो वाली आप सीरीज देखोगे तो उसमें पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगी। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब ये जो बेसिक नॉलेज है टैली की, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होता गया वैसे वैसे जो जो नए नए कॉन्सेप्ट आए वो सारी चीजें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता गया। ठीक है, बेस करेंसी सिंबल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रुपए का साइन वहाँ पे प्रोवाइडेड है, और फॉर्मल नेम INR ही होता है, इंडियन रुपीज। तो उसको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस हमें यहाँ पे दो तीन चीजें में प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ी, एक कंपनी नेम, एक स्टेट और एक फाइनेंशियल ईयर। बुक बिगिनिंग फ्रॉम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जो फाइनेंशियल में लिखोगे, तो इसीलिए उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो हमें सिर्फ तीन चीजें प्रोवाइड करना था, कंपनी नेम, स्टेट और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो ये तीन चीजें हमने प्रोवाइड कर ली। इसके बाद इंटर करते करते आप आगे बढ़ोगे और फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से आप इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये कंपनी आपकी क्रिएट होगी, और क्रिएट होते ही आप कहाँ पे लैंड कर जाओगे, जब बिफोर लैंडिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो मैंने बताया था इस ऑप्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है? कुछ करने की जरूरत होती है या नहीं होती है? वेरी गुड। बाकी सारे लोग सो रहे हैं ना अभी तक? इसमें हमें सिर्फ GST वाले को नो करना होता है, बाकी और भी चेंजेस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो बस GST वाले को नो कर दिया, फिर इंटर करते करते आगे बढ़ गए। ये जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, यस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी क्रिएट होगी, ओपन होगी, और आप सीधा गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे लैंड कर गए। सो यू लैंडेड ऑन द गेटवे ऑफ टैली पेज। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट अवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ में आया? बेटा समझ में आ रहा है सभी को? मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली पेज और स्क्रीन, एंड अवर मैनेजमेंट वर्क और कंपनी रिलेटेड वर्क विल बी डन ऑन द कंपनी इन्फो पेज। कंपनी इन्फो पेज कौन सी होती है? जहां पे हमने कंपनी क्रिएट की थी। तो वहीं वी गेट द ऑप्शंस लाइक क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, शेड कंपनी। ओके, सो यहाँ पे हमें ये सारे ऑप्शन हमें प्रोवाइड होते हैं, तो दैट इज नोन एज द कंपनी इन्फो पेज और स्क्रीन। तो वहां पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है। हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक्चुअल प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज और दिस स्क्रीन विच इज नोन एज गेटवे ऑफ टैली पेज। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस में अंडर टैली? इन टैली व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ, तो क्रिएट लेजर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, तो हमें इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? जो आपने फर्स्ट वन बताया कि क्रिएट लेजर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो इसके सब स्टेप्स क्या होते हैं? हाउ टू क्रिएट लेजर्स अंडर मास्टर। सो वी सेलेक्ट क्रिएट एंड प्रेस एंटर बटन, और एंटर की, मैं बार बार बेटा बटन बोल देता हूँ, तो बटन का मतलब की ही समझना। ओके, then under accounting master you will find the option there as ledger. Okay, then we will select the ledger by arrow keys, and then press the enter button or enter key. Then we will land on the ledger creation page, and we will create all the ledgers given in our questions. तो हमारे जितने भी यहाँ पे लेजर्स दिए हुए हैं इन बैलेंस शीट, उन सारे लेजर को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे along with its opening balance। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला कौन सा लेयर दिया हो, जल्दी से बताओ।
तो कैपिटल नाम का एक लेजर बना लेंगे। लेजर नेम में हमने लिख दिया कैपिटल। अब किसी बच्चे को मर्जी हो कि कैपिटल अकाउंट लिखना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, लेकिन अकाउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ नाम से ही यहाँ पे काम चला लेना, क्योंकि ज्यादा क्लीन दिखेगा आपको जो भी बैलेंस शीट, और जब जनरल एंट्री पास करने टाइम पे जाओगे तो इट विल लुक क्लीन। ओके, तो इसीलिए मैं अकाउंट अकाउंट नहीं लिखता हूँ, सीधे बस नाम से ही काम चला लेता हूँ। तो लेजर नेम इज कैपिटल, सो आई प्रोवाइडेड द नेम कैपिटल। ALIAS में क्या होगा, इट विल बी ब्लैंक। इसमें कभी भी कुछ प्रोवाइड मत करना, क्योंकि फिर यहाँ पे जो लेजर का होता है, जैसे होता है ना कि हमारा ऑफिशियल नेम कुछ होता है, मतलब जो एक फॉर्मल नेम होता है, ऑफिशियल नेम बोल रहा हूँ, लेकिन घर का लोग बुलाते हैं या प्यार से जिसको बुलाते हैं तो कुछ दूसरा नेम होता है। तो वैसे यहाँ पे लेजर के बारे में भी दे दिया है टैली ने ऑप्शन, कि आपको अगर से अपने लेजर को प्यार से कुछ और बुलाना है तो वो भी आप वहाँ पे LIS में प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमें कोई प्यार वार नहीं दिखाना किसी लेजर से, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देना। जो उनका फॉर्मल नेम है, जो उनका एक्चुअल नेम, हम उसी से उसको हम बुलाएंगे, उसको पहचानेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, तो ALI मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा, ग्रुप में कौन सा सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, वो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा। सो विच लेजर क्रिएटेड अंडर विच ग्रुप, इट इज ऑल क्राइटेरिया हैज बीन मेंशन इन दैट नोट्स। नोट्स मिल गए ना सभी को, तो जल्दी से बताओ कैपिटल अकाउंट हमारे कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा। कैपिटल अकाउंट में क्रिएट होगा। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस गिवन इन योर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 2,50,000। ओके, देन इसके बाद फिर आप सीधे इसको सेव कर लोगे। डेबिट क्रेडिट चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बताया था सिर्फ 3 जगह पे हमें डेबिट क्रेडिट चेक करना होता है। एक होता है हमारा P&L अकाउंट, दूसरा होता है बैंक अकाउंट, और थर्ड कौन सा होता है, ड्रॉइंग्स। तो इन 3 जगह आपको चेक करने की जरूरत होती है, अदरवाइज वी डोंट नीड टू चेक एनी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनी लेजर। ओके, तो वी विल सेव। तो जो हमारा अभी कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, जो कैपिटल लेजर हमने क्रिएट किया, वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। अगर हम लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो लेजर आपके सिस्टम में वो सेव हो चुका है, अलग से इसको सेव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, कोई टैली में हम एक साथ चीजें सेव नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेव करते रहते हैं। तो टैली इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्या है। ड्राइंग से या नेट प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा, बता ये नेट नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, मतलब इसका लेजर बनाना है या फिर क्या करना है इसका। इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड बेटा। जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर से ऐसा कोई वर्ड अपीयर होता है आपके बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी नेवर क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टैली, बिकॉज बिकॉज कोई बताएगा। यस, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय द टैली, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी डुप्लीकेट लेजर। तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, पॉइंट टिक लगा देंगे कि इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग। अच्छा, इसके लिए मिस्टेक हो गई। ड्राइंग किसमें जाएगी इसमें बताओ। ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ड्राइंग्स का कितना बैलेंस है, 30,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चेक करना पड़ेगा क्या हमें। चेक नहीं, बल्कि हमें यहाँ पे चेंज ही करना पड़ेगा। ड्राइंग्स में ऑलवेज चेंज होगा, P&L अकाउंट और बैंक में चेक करना होगा, बिकॉज इट कुड बी बोथ, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन ड्राइंग हमेशा ही डेबिट होगा, कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता। समझ में आया, समझ में आया बेटा सभी को।
तो इसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो डी लिख के आप जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाएगा। ओके, इसको भी सेव कर दिए। जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी क्रिएट करते हैं। इसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व किस में जाएगा, जल्दी से बताओ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, चलो ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, 15,000, तो इसको भी हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, किस में जाएगा, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसका बैलेंस है 10,000। नेक्स्ट क्या है बेटा, लोन फ्रॉम एचडीएफसी किस में जाएगा, अंडर विच ग्रुप, secured loan, because nothing is mentioned in our question, and if a loan is raised from any institution, then we will consider that loan as secured loan. Okay. What is the opening balance, 1,30,000. Next, loan from Mr. X, unsecured loan, opening balance, next, under which group, opening balance 14,000, no? Then outstanding salary, it will also be created under current liabilities. What is the opening balance of current outstanding salary, 50,000. Next, so we will create a ledger as sundry creditor. क्या गलत कर रहा हूँ क्या मैं, तो कैसे सही करेंगे इसको, first of all we will never create any ledger by sundry debtor or sundry creditors name. ओके, तो सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर के नाम का कभी लेजर क्रिएट होगा ही नहीं। इसका ब्रेकअप हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू विल गेट द ब्रेकअप of sundry debtor as well as sundry creditor in your question. So we need to create the individuals account under sundry debtor or sundry creditors group. So we are going to create sundry creditors account. So in this question, two individual name are given. Individual means that might be person or firm or company or anything. तो वहां पे हमें उनके इंडिविजुअल नेम से हमें अकाउंट को क्रिएट करना होगा। सो द फर्स्ट नेम ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर इज शक्ति इंडिया, Shakti India. So it will come under which sundry creditor. Okay. अच्छा, यहाँ पे मेंटेन बिल दिया हुआ ना, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल. So if it is given in your question, if bill number is given in your question, then we will turn it as yes. If nothing is mentioned about the bill number in your question, then we will turn it to no. समझ में आ रहा है बेटा ये? अब यहाँ पे यस होगा या नो होगा? बिकॉज यहाँ पे बिल नंबर प्रोवाइडेड है हमारे क्वेश्चन में। अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता देन वी वुड टर्न इट एज नो। हम यहाँ पे इसको नो कर लेते हैं, तो यहाँ पे यस है तो इसको यस ही रहने देंगे। बाकी नीचे ये क्रेडिट डेज वाला जो दिया हुआ है नो यस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको नो ही रहने देना। यस है तो यस ही रहने देना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बस इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस में आते हैं। क्या है, कितना बैलेंस है ओपनिंग? 55,000 ना। तो जैसे ही आप इसको अब आगे बढ़ोगे, यहाँ पे सेव कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी जो कि है हमारी बिल की डिटेल। तो बिल की डिटेल में मैंने बताया था, डेट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी डेट बाय डिफॉल्ट आएगी उसी से काम चला लेना।
नेम में क्या लिखेंगे, शक्ति इंडिया नहीं लिख के हम यहाँ पे बिल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो बिल नंबर इज SI/523/06, यही है ना। तो बस यहाँ पे ड्यू डेट नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है ड्यू डेट, एक बार स्पेस बार प्रेस कर लेना, वो अपने आप गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो बस यहाँ पे बिल डिटेल हमने प्रोवाइड कर ली, इसके बाद इंटर करते करते आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देन एक्सेप्ट इट। जैसे ही दूसरा वाला भी क्रिएट कर लेंगे, दूसरे का नाम क्या है, प्रकाश, ये भी सिंडिकेटर में जाएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करते हैं प्रकाश का, विच इज 25,000। अगेन वी विल प्रोवाइड दी बिल नंबर, परचेज 16/010, then we will save it. Is it clear बेटा to everyone? इसके बाद जल्दी से आते हैं नेक्स्ट लेजर पे। क्या है हमारा नेक्स्ट लेजर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अंडर विच ग्रुप, अंडर विच ग्रुप, provisions. All the provision will be created under provisions group. Okay. What is the opening balance? 20,000. So we have created all the liabilities item. What we needed to create, जो हमें क्रिएट करने की जरूरत थी वो सारे क्रिएट कर लिए ना। एक नहीं क्रिएट किया हुआ है नेट प्रॉफिट, क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं थी क्रिएट करने की, उसको तो हमें वहां पे ऑल्टर करना है। तो सारे हमने आइटम क्रिएट कर लिए लायबिलिटी साइड के। नाउ वी विल कम टू द एसेट साइड। तो एसेट साइड का फर्स्ट आइटम क्या है, goodwill. Goodwill will be created under which group, fixed assets. What is the opening balance, 1 lakh है ना। So 1 lakh क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एट NSE, अंडर विच ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस 1,25,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया ना इन्वेस्टमेंट। तो सिंडिकेटर सिंह ब्रदर्स। ओके, तो सिंह ब्रदर्स के नाम से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। किस में जाएगा ये, सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिएटर को हमने क्रिएट किया था। कितना इसका ओपनिंग बैलेंस है, सिंह ब्रदर्स का। तो यहाँ पे भी बिल नंबर हमें प्रोवाइड करनी होगी। डेट बाय डिफॉल्ट जो आ रही है कोई नहीं, उसको आप आगे बढ़ो इंटर करके, जो भी डेट आएगी उससे से काम चला लेना। नेम यहाँ पे क्या है ब्रदर्स, नेम में क्या आएगा इसे बताओ, बिल नंबर आएगा। तो SL/16/123। ड्यू डेट यहाँ पे आ रही है, स्पेस बार प्रेस कर लिया, ड्यू डेट खत्म हो गई। बस यहाँ पे हमारी बिल डिटेल आ गई, बस इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट कौन है, शेरवन। ये भी क्या है, डेटर है, डेटर ही कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या शेरवन का, 12,000, ठीक है। बिल नंबर क्या है, SL/16/124। तो शेरवन का भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कौन बचा, मॉडर्न ट्रेडर्स, ये भी सिंडिकेटर्स हैं। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस जल्दी से प्रोवाइड करते हैं, विच इज 10,000। We will provide the bill detail also, SL/16/126. So we have created all the debtors ledgers. Now we will move to our balance sheet again. So we will come to the balance sheet again. Now the next ledger will be क्या होगा, लोन फ्रॉम, सॉरी लोन टू होगा ना।
लोन टू मिस्टर सुरेश @%, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे तो आप बेटा लिख सकते हो, चाहे नहीं भी लिख सकते, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो लोन टू मिस्टर सुरेश किस में जाएगा, ये होगा लोन्स एंड लायबिलिटीज। लोन्स एंड लायबिलिटीज नाम का तो कोई बेटा ग्रुप ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, क्या है देखो जरा, देखो ना क्या सिलेक्ट हुआ है। तो जब भी लोन टू वर्ड आएगा आपकी बैलेंस शीट में, और वो डेफिनेट सी बात है वो एसेट साइड होगा, तो वो हमारा आ जाता है ग्रुप लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में, जो कि अपने आप में एक सब ग्रुप है। और इसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, करंट एसेट। ये करंट एसेट में ही आता है ना। अगर सपोज कोई हमारा किसी को सपोज हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो वो हमारा क्रिएटर होता है जो हमें सामान प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लेकिन कई बार क्रिएटर बोलता है कि नहीं नहीं हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप ना मुझे कुछ ना पैसे ना एडवांस दे दो, फिर जब हम आपको जब रॉ मटेरियल सप्लाई कर लेंगे फिर बाकी की पेमेंट कर लेना। तो अभी तक तो हमने सामान लिया नहीं है, तो हमने उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो एडवांस में पेमेंट हमारे लिए क्या है, एक तरीके से एसेट ही है ना, और करंट एसेट है क्योंकि हमने लंबे टाइम के लिए थोड़ी उधार दिया हुआ है। लेस देन 1 ईयर के लिए हमने उनको एडवांस बस प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से किसी को हमने लोन दे दिया, सपोज हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, बोल रहा है सर मेरे घर पे शादी वादी है, कहाँ में पैसों का, तो आप ना मुझे ना एडवांस में मतलब कुछ मुझे पैसा लोन के तौर पे दे दो। एक होता है कि हमें प्रीपेड सैलरी दे दो, तो सैलरी से भी काम नहीं चलेगा, तो वो सपोज लोन मांग रहा है अपने अपने मालिक से, जो भी बिजनेस का ओनर है, तो उसको लोन देगा, तो वो भी लोन लंबे टाइम के लिए तो देगा नहीं, 1 साल की कमी के लिए देता है। तो ऐसी चीजों को हम लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह बोलते हैं। ठीक है बेटा, से सभी को समझ में आया। अगर किसी बच्चे को जरा भी कंफ्यूजन हो कि सर कैसे, हाउ विल आई आइडेंटिफाई वेदर इट इज लोन्स एंड एडवांसेस और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, सो प्लीज remember the word we have written here, loan to Mr. Suresh, and look at the liability side, loan from Mr. S. So there is a word from. Now here the word is to. तो उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ इट इज फ्रॉम देन वी विल कंसिडर इट एज लोन, इफ इट इज टू देन वी विल कंसिडर इट एज लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आया। तो क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस 30,000। नाउ द नेक्स्ट इज, क्या जल्दी से बताओ, कैश बैंक ब्रैकेट में एसबीआई, तो हम सिर्फ एसबीआई के नाम से बना देंगे। समझ में आ रहा है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहा था बैंक का बैंक के नाम से ही बना लेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज मेरा एक बिजनेस है और मेरे दो अकाउंट हैं, दोनों सेम बैंक है लेकिन अलग अलग ब्रांचेस है, देन हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि हमने किस ब्रांच में कौन से पैसे जमा करे। मतलब सपोज अगर मैं कुछ कैश डिपॉजिट करने हैं या फिर विड्रॉ करने हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच से, लेकिन दोनों तो सेम ही बैंक है, सपोज बोथ आर एसबीआई, लेकिन एक एसबीआई है दूसरी ब्रांच का और एक एसबीआई है किसी अलग ब्रांच का, तो दोनों अलग अलग ब्रांचेस को तो हमें अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना होगा ना, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट अकाउंट। तो हाँ, उस केस में आप उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एसबीआई ब्रांच के नेम लिख सकते हो ब्रैकेट में, जैसे मर्जी वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें दोनों सेम बैंक के नेम होंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ बैंक के नेम से ही लेजर को क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो आपको कैश बैंक लिखने की जरूरत नहीं है लेजर नेम में, आप सिर्फ बैंक का नाम से ही काम चला लेना। हाँ, अगर बैंक का नेम सेम आता है वह जैसा होगा नहीं, रियल लाइफ में ऐसा सिनेरियो इमर्ज हो सकता है आपके सामने, तो वहां पे उस बैंक के जो भी ब्रांच होगा उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो कि एसबीआई ब्रैकेट में लिख देना कमला नगर और एसबीआई ब्रैकेट में लिख देना लक्ष्मी नगर, तो दोनों अलग अलग ब्रांचेस को हो गए। समझ में आ रहा है। तो ये जल्दी से बताओ एसबीआई किसमें कौन से ग्रुप में क्रिएट होगा।
बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट तीन तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको बैंक अकाउंट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बैंक ओसीसी और बैंक ओडी आप सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब ये क्यों अटक गया, तो बैंक अकाउंट अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसबीआई, 50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ना तो कैश इन हैंड का हमें लेजर क्रिएट करना है बिकॉज इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। स्टॉक का लेजर कभी हमें क्रिएट करना ही नहीं होता है, तो उसको तो वैसे भी क्रिएट नहीं करना है हमें। तो बस यहीं तक हमारा काम था लेजर क्रिएशन का। सो वी हैव डन द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैली, मींस अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ टैली, which was create ledgers. So we have created all the required ledgers. Now the second step will be, what is the second step of tally accounting process? So alter ledger, तो इससे इसके लिए हमें इस स्क्रीन से बाहर निकलना होगा। So we will press escape button, escape key till we reach to the gateway of tally। तो जितनी मर्जी बार उतनी बार प्रेस कर लेना है escape escape की, जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं पहुंच जाते। तो मैं पहुंच गया गेटवे ऑफ टैली पे। अब यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप इज ऑल्टर लेजर। सो ऑल्टर लेजर जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसका सब स्टेप्स क्या होते हैं? हाउ टू ऑल्टर एनी लेजर, बेटा हाउ टू ऑल्टर लेजर्स। तो ऑल्टर में जाएंगे, अंडर मास्टर ऑल्टर इज गिवन, देन वी विल प्रेस एंटर की, then ledger under accounting masters heading we will again select ledger। तो बोलेगा सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही जैसा क्रिएट में था। हाँ, तो बिल्कुल पहले जैसा ही प्रोसेस है अंदर जाने का, लेकिन अंदर जाने के बाद कमरे का खुलिया थोड़ा सा अलग होगा, उसका इंटीरियर उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा। वहां पे डायरेक्टली हम जंप कर जाते थे लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे, यहाँ पे हम जंप कर जाते हैं कहाँ पे? लिस्ट ऑफ लेजर पे, जो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, और दो एक्स्ट्रा लेजर जो हमने क्रिएट नहीं किया था। हमने क्या नहीं क्रिएट किया था? कैश नहीं क्रिएट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं किया था। तो ये दो लेजर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और प्लस जितने लेजर हमने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे लेजर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है ऑल्टर लेजर में? जो भी आपने गड़बड़ी की है, जो भी आपने मिस्टेक की है लेजर क्रिएशन के टाइम पे, while creating any layer, if you have committed any mistakes, then first correct that mistake, okay, and then we will go for the cash and P&L account। सो हमने कोई गलती की क्या यहाँ पे लेजर क्रिएशन में? नहीं की है। तो बस हमने पहला पार्ट तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया कि मैंने गलती की नहीं, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसके बाद हम सेकंड वाले स्टेप पे जाएंगे, जो कि है हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रोवाइड करने का। तो पहले कैश का ही कर लेते हैं। तो कैश में जाएंगे, सीधा जंप कर जाएंगे कहाँ पे? इंटर करते करते टू ओपनिंग बैलेंस। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड? 1,70,000। तो अब कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर क्वेश्चन में तो कैश इन हैंड वर्ड दिया हुआ है और हमारा लेजर का नेम सिर्फ कैश है। कोई बात नहीं, उसको हम कैश से ही जानेंगे। हैंड हो या कुछ भी वहां पे लिखा हो, कैश इन हैंड हो या फिर कैश इन बैग हो या फिर कैश इन प्लास्टिक बैग हो, तो उसको आप कैश के नाम से ही जानोगे, ठीक है। समझ में आया बेटा सभी को? तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। बस इसको हम सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा, एसबीआई के टाइम पे हमने गड़बड़ क्या की थी बताओ? हमने कहीं गड़बड़ कर दी ना एसबीआई क्रिएशन के टाइम पे? कोई मुझे बताएगा क्या गड़बड़ हुई थी? हमने जब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड किया था, व्हेन वी प्रोवाइडेड द ओपनिंग बैलेंस, वी डिड नॉट चेक दी
डेबिट और क्रेडिट, although it will always be debit, but we need to be careful. समझ में आ रहा है? we need to be careful whether it will be debit or credit. तो ये ऑलवेज आपको चेक करना होगा, जो मैं बताना भूल गया था। तो हमारे क्वेश्चन में तो चलो सिंपल केस था कि ये एसेट साइड में ही अपीयर हो रहा था बैंक अकाउंट, तो इसीलिए वो डेबिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और बैंक अकाउंट का बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो डेबिट ही शो करेगा, बट सम टाइम आवर बैंक अकाउंट ऑल्सो अपीयर टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो उस केस में हमें यहाँ पे इस डेबिट को क्रेडिट में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा बात समझ में आई सभी को? तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि बैंक अकाउंट के दोनों बैलेंस पॉसिबल है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट ज्यादातर होता है फेवरेबल बैलेंस, अगर इफ इट इज अनफेवरेबल मींस गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड और इट इज ओवरड्राफ्ट वट एवर इट इज, तो हमें वहां पे फिर इसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है वो लायबिलिटी साइड ही अपीयर होगा, और जो लायबिलिटी साइड बैंक अकाउंट होगा तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बस ये बताना था आपको। अच्छा, कैश का हमने बैलेंस प्रोवाइड कर लिया, अब किसका बैलेंस प्रोवाइड करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने कैश में नहीं किया था। तो बस सीधा आगे बढ़ेंगे और सीधा ओपनिंग बैलेंस पे मूव करेंगे, जंप करेंगे। देन वी विल प्रोवाइड दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। व्हाट इज द गिवन ओपनिंग अमाउंट ऑफ P&L अकाउंट? 45,000। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस 45,000। इसके बाद यहाँ पे भी हमें चेक करना होगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों बैलेंस पॉसिबल है। कैसे दोनों बैलेंस पॉसिबल है? इट कुड बी क्रेडिट इफ इट इज प्रॉफिट, इट कुड बी डेबिट ऑल्सो इफ इट इज लॉस। तो हमारे केस में क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है ओपनिंग बैलेंस में? तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट। वाई क्रेडिट? बिकॉज एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल पर्सनल नॉमिनल होता है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो ये हमारा प्रॉफिट है, इनकम है या गेन है, मतलब गेन है ये, तो डेफिनेट सी बात है ये क्रेडिट होगा। अगर लॉस होता तो इसको मैं डेबिट करना होता। समझ में आया बेटा सभी को ये? तो इसीलिए हमेशा इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो तीन चीजें आपको अकाउंट को ध्यान में रखना होगा। डेबिट तो हमेशा, सॉरी, ड्राइंग हमेशा तो चेंज करना ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से चेक करना होगा और बैंक अकाउंट को भी अच्छे से चेक करना होगा। इन दोनों का डेबिट या क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। ड्राइंग में तो चलो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं, उसको तो सीधा सीधा चेंज ही करना है, क्रेडिट से डेबिट करना ही होगा वहां पे। तो इन दोनों का आपको खास ध्यान देना होगा। तो बस इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब स्टेप नंबर 3 जल्दी से बताओ क्या करेंगे? अब इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। तो इन्वेंट्री क्रिएट करने का क्या स्टेप होगा? मास्टर्स का अंडर क्रिएट में जाएंगे, ओके। देन अंडर इन्वेंट्री मास्टर वी विल सेलेक्ट द यूनिट, ओके। देन वी सेलेक्ट द यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब जो भी हमारी इन्वेंट्री होगी उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा ना। किसी का पीसेस में होता है, किसी का केजी में होता है, किसी का लीटर में होता है, किसी का डजन में होता है। तो हमें वो यहाँ पे यूनिट हमें प्रोवाइड करनी है। तो अब जल्दी से बताओ, ये जो क्वेश्चन है किस आइटम में डील कर रहा है? पीसेस वाले आइटम में, केजी वाले आइटम में, लीटर वाले आइटम में, डजन वाले आइटम में, कैसे आइटम में डील करता है, जल्दी से बताओ।
बेटा क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आइटम का नाम पढ़कर। हम्म तो पीसेस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, पीसीएस सिंबल हम प्रोवाइड करेंगे, तो हमें सिंबल यहाँ पे पूछ रहा है ना क्या सिंबल आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो मैंने कहा पीसेस का पीसीएस ही लिखा होता है, किलोग्राम होता तो केजी लिख लेते हैं, लीटर होता तो एलटी लिख लेते हैं। समझ में आ रही है? तो सिंबल पीसेस। अच्छा फॉर्मेट में पूछ रहे हैं इन, अगर आपको जब रिपोर्ट निकालनी होगी, क्योंकि इसमें रिपोर्ट निकालने मतलब रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है टैली में, तो वेनेवर वी एक्सपोर्ट एनी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या होता है वहां पे बहुत फॉर्मली उस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये एमएस वर्ड तो है नहीं कि हम यहाँ पे पूरे रिपोर्ट का टाइप करेंगे, टैली बोलता है उसको आप टेंशन ना लो, रिपोर्ट बस आपको एक की को प्रेस करना है, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट होकर आ जाएगी, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो रिपोर्ट पे तो पीसीएस अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या पीसीएस का मतलब क्या होता है, केजी का मतलब क्या होता है, पूरा लिखना पड़ेगा ना, किलोग्राम, पीसेस, लीटर, डजन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, गैलन। तो वहां पे फॉर्मल नेम उस जगह पे काम आएगा हमारे रिपोर्टिंग सेक्शन के, जब एंट्री पास करेंगे तो वहां पे फॉर्मल नेम अपीयर नहीं होगा, लेकिन हाँ जब रिपोर्टिंग की टाइम आएगी तो वहां पे ये फॉर्मल नेम वहां पे अपीयर हो जाएगा, जो भी हम शीट को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, सजेस्ट करता हूँ बल्कि कि आप लोग हमेशा फॉर्मल नेम प्रोवाइड कर लिया करो। सो क्या होगा स्पेलिंग जल्दी से बता, पी पी आई सी एस, पीसेस, सही है ना स्पेलिंग। तो हमने फॉर्मल नेम भी प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, नंबर और डेसिमल प्लेसेस क्या होगा जल्दी से बताओ, पहले से पता इसका मतलब क्या होता है, ये व्हाई इट इज गिवन नंबर और डेसिमल प्लेसेस, व्हाट डज इट मीन। क्वांटिटी कैन नेवर बी इन डेसिमल, तो डेसिमल का मतलब देखो ये होता है, सपोज मैं मार्केट में गया शुगर खरीदने, मेरे पास 50 रुपीज है या 60 रुपीज, चलो 45 मान लेते हैं, 45 रुपीज है, मैं मार्केट में गया शुगर खरीदने के लिए, मेरे मम्मी ने मुझे पैसे दिए कि जाओ बाजार से 45 रुपीज की शुगर खरीद के ला दो। तो मैं गया दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, तो मैंने बोला भैया मुझे 45 रुपीज की शुगर दे दो, तो मुझे तौल के देता है 1.5 किलो, 30 रुपीज केजी है तो 45 में 1.5 किलो ही आएगी ना। तो अब वहां पे जो बिल जनरेट करेगा उस पर क्या लिखा होगा, 1.5 केजी, मतलब पॉइंट के बाद क्या है, डेसिमल आ रहा है वहां पे। डेसिमल का मतलब यही होता है ना, जो पॉइंट के बाद जो भी डेट आते हैं उसको हम डेसिमल बोलते हैं। तो उन सब केसेस में जहां जहां डेसिमल पॉसिबल होता है, तो वहां पे हमें यही पूछता है कि क्या इसमें डेसिमल प्लेसेस होगा, अगर होगा तो कितने प्लेसेस तक आपको चाहिए। जैसे केजी में मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं ना, क्योंकि थर्ड वाला जैसे जनरेट होगा वो तुरंत केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, 3 भी हो सकते हैं केजी में, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है ना। तो वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने डेट तक डेसिमल प्लेसेस हमें दिखाने हैं। लीटर में भी हम 3-4 प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे मर्जी। तो क्या पीसेस में भी हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है क्या, कभी आप 1.5 पैंट या 1.25 टी शर्ट वगैरह खरीद के लाए हो क्या कभी, या किसी को खरीदते हुए देखा है। तो फिर पीसेस कभी भी डेसिमल में हो सकता है क्या, पीसेस तो हमेशा होल नंबर में ही होंगे ना, प्रॉपर नंबर में। तो इसीलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ केजी होता तो आप आपकी मर्जी, आप चाहे तो 2 डेसिमल प्लेसेस प्रोवाइड कर लेते या 3 कर लेते, वो आपके ऊपर है
कि आप पॉइंट के बाद कितनी चीजें दिखाना चाहते हैं। जैसे कई दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस होता है 1.5 kg, कहीं कहीं पे 1.50 kg लिखा हुआ होता है, कहीं पे 1.500 kg लिखा हुआ होता है। तो वो डेसिमल प्लेसेस आपके ऊपर है, आप कितने डेसिमल प्लेसेस वहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो हमारा पीसेस का केस है तो पीसेस में डेसिमल प्लेसेस की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आइटम कभी भी तोड़ मरोड़ कर नहीं देंगे। कि कोई ये थोड़ी बोलेगा दे दो बोतल, मुझे शैम्पू की बोतल दे दो। हम शैम्पू में डील कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में। तो जब भी मिलेगा या तो एक बोतल या दो बोतल। तो हमारे सारे ही आइटम पीसेस वाले हैं, तो हमें इसीलिए सिर्फ एक ही यूनिट को यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत पड़ी। हाँ, अगर मल्टीपल आइटम में डील करते हैं और हर आइटम का अपना अलग अलग यूनिट होता है, कि सपोज हम अंडे भी बेच रहे होते हैं, हम दूध भी बेच रहे होते हैं, हम शैम्पू भी बेच रहे होते हैं, सब्जियां भी बेच रहे होते हैं, तो वहां पे हमें हर यूनिट के लिए, मतलब हर आइटम स्टॉक आइटम के लिए हमें अलग अलग उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक के लिए हमें वहां पे डजन यूनिट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, मिल्क के लिए हमें लीटर की हमें क्रिएट करने की जरूरत होती है, सब्जियां होती तो केजी भी हमें वहां पे क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो हम एक बार में सारा ही यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं, अगर जो हमारा क्वेश्चन मल्टीपल आइटम में डील करता है और वो मल्टीपल आइटम का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो। तो हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल आइटम तो है, लेकिन सारे आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम ही होगा, सब पीसेस में ही होंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ पीसेस को हमने क्रिएट किया, दूसरे यूनिट को हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं इस क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस इससे आप बाहर निकल जाओगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टॉक क्रिएशन का? क्रिएट स्टॉक ग्रुप। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि सर क्वेश्चन में कैटेगरी वर्ड दिया हुआ है और आप बोल रहे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए। देखो, जो ग्रुप होता है ग्रुप के ऊपर कैटेगरी होता है, मतलब ये कैटेगरी क्या होता है, दादाजी होते हैं, ग्रुप क्या होता है, पापा होते हैं, और स्टॉक आइटम क्या होता है, बेटा होता है। तो ये इस तरीके से इनका क्रोनोलॉजी इनकी बनाई गई है। तो सबसे बड़ा कैटेगरी होता है, उससे छोटा ग्रुप होता है, सबसे छोटा स्टॉक आइटम होता है। तो हमारा स्टॉक आइटम दिया हुआ है और भले ही कैटेगरी दी हुई है, तो थर्ड आइटम दिया होता तो फिर हम कैटेगरी की तरह मूव कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम ग्रुप से ही काम चलाएंगे। भले वर्ड हमारा कैटेगरी क्यों ना दिया हो क्वेश्चन में, तो हम ग्रुप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ ग्रुप में क्या क्या यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, सारे आइटम में सब आइटम के अलग अलग नेम है और सेम भी हो सकते हैं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में सेम भी है। लेकिन कैटेगरी जरा देखो आप लोग, कैटेगरी क्या है, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, तीन ही कैटेगरी है हमारे पूरे क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे तीन ग्रुप हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसका अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रुप का। जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस पे कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये आपके रिपोर्टिंग सेक्शन में इफेक्ट डालेगा। आपको देखना है कि आपके पास फेस वॉश कितने बचे हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो हाँ टोटल नंबर ऑफ फेस वॉश इतना हमारे पास अभी स्टॉक में है। हाँ, अगर और डिटेल में जानना चाहते हो कि नहीं कौन कौन से ब्रांड के कितने कितने फेस वॉश बचे हुए हैं, तो वो आपको फिर और स्टॉक आइटम की रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है कि नहीं कितने नंबर ऑफ फेस वॉश, कितने नंबर ऑफ कंडीशनर, कितने नंबर ऑफ शैम्पू बचे हुए हैं, तो वो एक साथ वो ग्रुप के अंडर में आप रिपोर्ट देख सकते हो, टोटल नंबर वहां पे एग्रीगेट होकर आ जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। ओके, तो जल्दी से यहाँ पे हम कैटेगरी या ग्रुप जो भी आप बोल लो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम क्रिएट करते हैं शैम्पू का। अच्छा, अंडर में क्या होगा, अंडर में प्राइमरी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा आज मैं आप लोगों को कुछ एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले ये इसको क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड ग्रुप क्या है, कंडीशनर। अच्छा, कंडीशनर भी क्या है अपने प्राइमरी होगा या फिर शैम्पू के अंडर में आएगा, प्राइमरी ही होगा। ठीक है, इसको भी हम यस कर लेते हैं। अच्छा, जो नीचे नो यस दिया हुआ है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, उसको चाहे तो नो कर लो चाहे यस कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेस वॉश। ये भी क्या होगा, प्राइमरी होगा या किसी के अंडर में जाएगा, प्राइमरी। तो सर ये फिर लिस्ट क्यों आ रही है, जब हमें प्राइमरी ही सिर्फ सेलेक्ट करना है तो फिर इतनी लंबी लिस्ट क्यों होती जा रही है। अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि शैम्पू की भी बहुत सारी वैरायटी होती है या फेस वॉश की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, ऑयल कंट्रोल हो गया, टैन कंट्रोल हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, पता नहीं कौन कौन से मॉइस्चराइजिंग अलग अलग आते हैं ना। तो सपोज मुझे यहाँ पे
ऑयल कंट्रोल वाला भी मुझे एक सेगमेंट बनाना है, ऑयल कंट्रोल, लेकिन मुझे पता है कि ये फेस वॉश के ग्रुप में जाएगा। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? सपोज मुझे फेस वॉश के दो सब ग्रुप बनाने हैं, एक है ऑयल कंट्रोल वाला, एक है अदर वाला। अदर वाले में कोई भी आ सकता है, रिफ्रेशिंग हो सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, पिंपल कंट्रोल हो सकता है, जो मर्जी वो हो सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग को? नहीं समझ में आया? बेटा समझ में आया? नहीं जल्दी से बताओ बाकी बच्चों को। इनको मैं भी समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला हमारी तीन कैटेगरी है। पहला था हमारा शैम्पू, सेकंड था हमारा सेकंड है हमारा क्या, फेस वॉश। अच्छा फेस वॉश के भी दो ग्रुप हैं, दो सब ग्रुप है, मतलब एक है हमारा ऑयल कंट्रोल, ठीक है, सेकंड है हमारा अदर्स। इसी तरीके से शैम्पू में भी कर सकते हैं। एक कैटेगरी आती है आ, क्या बोलते हैं, शाइनिंग हेयर वाली, या फिर डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ कर लेते हैं, एंटी एंटी डैंड्रफ। सेकंड सपोज आता है शाइन वाला। बात बेटा समझ में आ रही है? अब देखो ये ग्रुप का नेम है, अब इसमें कई सारे ब्रांड हो सकते हैं। इसमें आपका लॉरियल भी हो सकता है, और हेड एंड शोल्डर हो सकता है, पैंटीन हो सकता है, क्लिनिक प्लस हो सकता है, मेडिकेयर हो सकता है। तो जितने भी अलग अलग ब्रांड आते हैं वो सबका, मतलब ये कहने का मतलब हमने ग्रुप बनाया कि शैम्पू वाले सारे इस शैम्पू वाले में रहेंगे, लेकिन उसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, सब ग्रुप बना दिया है कि शैम्पू को भी हम दो कैटेगरी में बनाएंगे। एक जो एंटी डैंड्रफ वाला होगा उसको उस ग्रुप में हम रखेंगे, और जो शाइनिंग वाला होगा उसको हम उस वाले ग्रुप में रखेंगे। सेम हमने फेस वॉश के साथ भी वहां पे बाइफरकेशन कर दिया है कि जो ऑयल कंट्रोल वाला होगा उसकी अलग इन्वेंटरी रखेंगे, अदर्स वाले को अलग तरीके से मेंटेन करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम टैली के सेक्शन में आएंगे, मैं जल्दी से मैं टैली को प्रेजेंट कर लेता हूँ। टैली वाले जब हम सेक्शन में जाएंगे, शेयर नहीं हो रहा है सिस्टम में, बेटा अटक गया। कब सही होगा ये? मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया।
चलो तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। आज मैं पेपर पे ले लेता हूँ, ठीक है, आवाज से पेपर से ही लेंगे।